तो हमारी जो प्रथम ऋतु है शिशिर ऋतु। शिशिर ऋतु में क्या क्या संभावित रोग हो सकते हैं, अभी थोड़ा सा इस पर चर्चा करते हैं, क्योंकि ऋतुओं की हम चर्चा कर चुके हैं, रोगों को भी हमने कुछ हद तक ले लिया है, लेकिन फिर भी एक बार और थोड़ा चर्चा को गर्म करते हैं। आज का शिशिर ऋतुचर्या में बात करें तो संभावित रोग कौन कौन से होते हैं, क्योंकि इसमें शिशिर ऋतु में भूख ना लगना ज्यादातर कंप्लेन करते हैं हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, तो भूख अधिक ना लगना। शिशिर ऋतु में होठों की समस्या, त्वचा का फटना, ऐसा कुछ ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। बेबाई का फटना, पैरों का फटना, सर्दी वो रूखापन, क्योंकि जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं पैरों की बेबाई फटना शुरू हो जाती है। और कौन कौन से रोग आते हैं, होठों का फटना शुरू हो जाता है, भूख न लगना, क्योंकि इस समय एसिड भी बढ़ा रहता है और ये भी क्रम सर्दी का रहता है। इसमें बुखार, खांसी, दमा, इस तरह की बीमारियों की संभावना बढ़ती है। तो ये है शिशिर ऋतु की चर्चा। शिशिर ऋतु में हम देखते हैं पथ्य अपथ्य क्या हो सकता है, यानी आहार क्या लेना है और कौन सा छोड़ देना है। पथ्य, आहार और विहार, क्या सेवन करें, इसकी चर्चा करते हैं। पथ्य अपथ्य यानी आहार विहार कैसा हो। तो विभिन्न प्रकार के पाक, लड्डू वगैरह आजकल के इस मौसम में खाए जाते हैं, क्योंकि सर्दी का सीजन होता है। अदरक का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि अदरक खाने से पहले लेंगे तो उससे क्या होगा कि जो भूख न लगने की समस्या है, अदरक को क्रश करना है, क्रश करके उसमें 2 चुटकी या 1 चुटकी सेंधा नमक डाल के खाना खाने से 15 मिनट पहले लेना है। कितना, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देख लीजिए, 50-60 के बीच में बॉडी वेट है किसी का, तो उसको हम आधा चम्मच अदरक क्रश करके दे सकते हैं और उसकी प्रकृति का निर्धारण करते हुए ये दे सकते हैं। तो भूख खुल करके लगने लगेगी। केवल खाना का तरीका बदलना है, खाना एक विशेष व्यवस्था बनानी, इतने में ही वो उसको भूख लगने लगेगी और ऋतु की जो समस्या है वो भी ठीक होने लगेगी। राइट। तो लड्डू ले सकते हैं, अभी मेथी के लड्डू, क्योंकि जोड़ों के दर्द की भी समस्या इस समय बढ़ जाती, तो लड्डू वगैरह, मेथी के लड्डू, पाक, खोपरा पाक, ऐसी वो सारी चीजें चलती हैं। खोपरा पाक नहीं है, अ, खजूर खजूर पाक वगैरह इस टाइप की चीजें इस समय चलती ज्यादा है, तो लिया जा सकता है। लहसुन की चटनी इस मौसम में खाने से फायदा करती है। जमीकंद अभी इस समय मौसम में, सर्दी में जमीकंद वगैरह है। पोषक आहार जो भी हमारे होते हैं उनको लेना चाहिए। दूध का विशेष रूप से सेवन करना चाहिए, क्योंकि इस समय ड्राइनेस फटने लगती है, तो थोड़ी चिकनाई वाली चीजें ज्यादा लेना श्रेष्ठ है। लेकिन जिनका भूख बड़ा है, जिनको भूख नहीं है, उनको दूध या दूध से बनी हुई चीजें नहीं लेना चाहिए, जिनको भूख नहीं लगती, वरना भूख और खत्म हो जाएगी, पेट का सिस्टम बिगड़ जाएगा, गैस बनना शुरू हो जाएगा और बड़ी बड़ी बीमारियां फिर एक के बाद एक आती चली जाएंगी। तो क्या करना है, भूख जैसे ही बंद हो तो दूध से बनी हुई चीजों का बिल्कुल त्याग कर दीजिए। 1 या 2 दिन में आपका सब ठीक हो जाना है, बिना किसी दवा के। और जिसको ज्यादा भूख लगती है उसके लिए दूध का या दूध से बनी हुई चीजों का सेवन करना ठीक है, अच्छा है। उस समय तेल मालिश करके धूप का सेवन करना अच्छा है, गर्म पानी का सेवन करना अच्छा है, क्योंकि सर्दी के दिनों में गले में भी खराश वगैरह शुरू होती है, तो गर्म पानी
का उपयोग इसके लिए सबसे श्रेष्ठ है। ऊनी कपड़े वगैरह पहनना, गहरे कलर, डार्क कलर के कपड़े पहनने से क्या होता है, सूर्य की ऊर्जा को, ऊष्मा को वो गहरे कलर के कपड़े खींचते हैं अपनी ओर, और सफेद कलर के कपड़े जो इसके विपरीत सूरज की रोशनी को वापस रिफ्लेक्ट करते हैं, अपने से दूर भगाने का प्रयास करते हैं। तो सफेद कपड़े ना होकर के गहरे कलर के कपड़े इस समय सर्दी के दिनों में पहनने चाहिए, और गर्मी के दिनों में इसके विपरीत यानी सफेद कपड़े या हल्के कलर के कपड़े पहनना श्रेष्ठ है। जूते मोजे सर्दी का, ये तो आपको पता ही है, सर्दी लगेगी तो आपको ढक कर रखना चाहिए। पथ्य अपथ्य क्या करना है इस मौसम में, तो बरसात और ठंडी हवा से बचें। तो ऋतु की हम चर्चा कर रहे थे अभी, तो शिशिर ऋतु के बाद जो वर्षा ऋतु आती है, तो वर्षा ऋतु में क्या करना था, हमको लहसुन की चटनी का अच्छा प्रयोग, जमीकंद, पोषक आहार और इनका सेवन करना था, दूध का सेवन करना था, तेल मालिश करना, धूप यदि मिलती है तो, क्योंकि उस समय चमड़ी खराब हो रही होती है सबकी, तो उसके लिए धूप जरूरी होता है। तो जब भी धूप निकलेगी, क्योंकि बारिश में धूप कम निकलती है, तो वो ठीक रहता है। ये कुछ गलत हो गया है शायद, ऊनी कपड़े वगैरह बारिश में नहीं पहने जाते, तो ऊपर वाला शायद, हाँ शिशिर ऋतु की चर्चा चल रही है, तो शिशिर ऋतु के लिए ठीक है। अब इसकी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं अपन, बसंत ऋतु। इस समय, इससे पहले शिशिर ऋतु में पत्ते पत्ते की चर्चा कर ली हमने, बरसात और ठंडी हवा से, कभी कभी बरसात कहीं कहीं किसी किसी क्षेत्रों में होती है, तो उनसे बचना श्रेष्ठ है। हल्का रूखा और वायुवर्धक आहार ना लेना चाहिए। ठीक है, तो इस समय हम लोग तिल के लड्डू, इस तरह की चीजें ज्यादा खाते हैं, गिजा वाली चीजें ज्यादा खाते हैं। बसंत ऋतु की चर्चा करते हैं। बसंत ऋतु किस मौसम में आ रही है, कैसे क्या समय देखते हैं, तो चैत्र वैशाख जो हमारा देसी महीना है, आप अंग्रेजी महीने से देखते हैं तो मार्च अप्रैल का समय आ जाता है। इसमें कौन कौन से रोग हो सकते हैं, तो दमा, अस्थमा, खांसी, बदन दर्द, बॉडी पेन में होता है ज्यादातर, इस तरह के मौसम में हुआ करता है। बुखार, कै, खट्टी के आना, है ना, एसिडिटी कभी कभार ज्यादा खा लिया तो खट्टी खट्टी के आना शुरू हो जाता है। अरुचि, खाने में इच्छा नहीं करती, मन नहीं करता कि खाया जाए या नहीं। बसंत ऋतु में ऋतु परिवर्तन हो रहा होता है, हल्का हल्का क्या हो रहा है, गर्मी की तरफ बढ़ रहे हैं, सर्दी खत्म हो रही है। बसंत ऋतु में पतझड़ शुरू हो जाता है, हमारे भी बाल झड़ते हैं, सृष्टि के हर जीव के बाल झड़ते हैं इसमें। अब हमको, आपको पिछले बार भी मैंने बताया था, तो बाल झड़ने की कोई दवा प्रयोग नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी, इस मौसम में झड़ते हैं पुराने बाल की जगह नए बाल आएंगे, स्किन भी नई आती है, हर 21-22 दिन बाद नई स्किन पैदा होती है। तो आपके चेहरे का दाग वगैरह, इसके जो दाग लगी हुई पुरानी स्किन हटती जाएगी, और नीचे से नई नई स्किन आती चली जाएगी। संभावित रोगों की चर्चा करें तो दमा, अस्थमा, बदन दर्द, खट्टी के रुचि, जी मिचलाना, बेचैनी जैसी अजीब सा मन पड़ता है, भारीपन लगता है, भूख न लगना, क्योंकि एकदम से बदलाव आ रहा होता है मौसम में। ज्यादा खा लिए तो, मतलब कम खाए तो ज्यादा भूख लगने लग रही है, और किसी किसी को ज्यादा खा लिए तो आफरा आ गया पेट के अंदर, और गुड़गुड़ाहट के साथ में कब्ज होना हो सकता है इस मौसम में। क्योंकि धीरे धीरे ये हम सर्दी से निकल करके गर्मी की ओर जा रहे होते हैं बसंत ऋतु में। तो सूर्य देवता का तेज भी देखने को हमको मिलेगा, तो ये जैसे ही सूर्य हमारे सिर पर ज्यादा सीधा आने लगेगा, क्योंकि अभी तक उत्तरायण में क्या होता है, सूर्य सीधा आने लगता है, और दक्षिणायन में जब भी जाएगा सूर्य, तो वो थोड़ा सा तिरछी रहेगा, तो उतना ज्यादा प्रभाव नहीं रहता, लेकिन जो ऊपर सिर के ऊपर आता है तो ज्यादा प्रभावशाली होता है, तो गर्मी भी देखने को मिलती है। बाकी सारी चर्चाएं मैं आपको पिछली बार कर चुका हूँ, छोटी छोटी चर्चा अपन हम कर रहे हैं। पेट में दर्द है, पेट में कीड़े आदि विकार होते हैं। हाँ, इस समय पेट में कीड़े होना ये सब, क्योंकि हमने क्या होता है,
शिशिर ऋतु में क्या किया था? मीठी चीजों का प्रयोग किया था। इस समय तक भी हम मीठी चीजों का प्रयोग कर रहे हैं, तो हर सृष्टि के जीव को मीठी चीजें अच्छी लगती हैं, तो कीड़े को भी अच्छी लगेगी, तो वो पेट में जगह बनाने की कोशिश करेगा। राइट। तो इस समय मीठी चीजों का प्रयोग कम करते हुए मार्च अप्रैल में डिटॉक्स करते हैं बॉडी को। पंचकर्मा वगैरह करना श्रेष्ठ रहता है। व्रत करना, पंचकर्मा, ऐसा करके चीजें, ऐसा कुछ कर सकते हैं जिसमें कड़वी चीजों का सेवन भी करना यहाँ से शुरू कर सकते हैं, हल्का हल्का। पेट के कीड़े का एक और अच्छा उपाय हो सकता है, आप 4 टमाटर सुबह काट के खा लीजिए, और काली मिर्च और उस पे काला नमक डाल करके सुबह सुबह खाली पेट, फिर 1-2 घंटा कुछ नहीं खाना पीना, और उस दवा को जो खाया है उसको काम करने दीजिए। निश्चित तौर पे आपके पेट के कीड़े धीरे धीरे, 10 से 15 दिन का एक कोर्स मान लीजिए, बच्चों को खिला लीजिए, तो पूरा बॉडी को जहाँ कहीं भी कीड़े होंगे सब निकल जाएंगे। तो बसंत ऋतु का पथ्य आहार पर क्या प्रभाव देखते हैं, आहार विहार इसका? इसमें पुराना जौ का प्रयोग करना चाहिए। हम लोग क्या करते थे पहले, जौ, चना या कोई भी फसल होती थी 1 साल पुराना वापरते थे, पुराना यूज करते थे। अभी क्या होता है, एकदम से नया नया खरीदा और सीधा आटा बनाया खा लिया। ये हमारे शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान कर रहा है। तो पुराने लोग होते थे हमेशा वो उसमें स्टोर करके रखते थे पुराने, तो इसमें पुराने जौ, चने, गेहूं, चने नहीं सॉरी, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि, ये इस समय आप इनको भून करके भी काम में ले सकते हैं। तो ये पुराने लेंगे, और यदि नया मिलता है तो क्या करेंगे, उसको अग्नि क्रिया करेंगे। उसमें अग्नि क्रिया कैसे, जैसे जौ लिया, उसको भून लिया तवे पर सूखा ही, तो ये थोड़ा पचने में हल्का हो जाएगा। इसका आटा करके या इसका सत्तू टाइप ऐसा कुछ भी, अग्नि क्रिया करने के बाद में हर चीज पचने में हल्की हो जाती है। बस ये नोट करके रखिए। तो जब भी नहीं पच रहा है, ऋतु का संबंध बनता है नहीं बनता है उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब कोई पाचन नहीं हो रहा और हमको खाना है, हल्का करना है, उसको हल्का बना के खाना है, तो उसका क्या करना है, उसको अग्नि क्रिया करते नहीं। अग्नि क्रिया का तरीका आपको पता है, तवे पे रखना है गेहूं, या जैसे दलिया को हम ऐसे फेरते हैं, ये सेकते हैं, ठीक इसी तरह दलिया की तरह उसको सेक लेना है। तो इस समय मूंग का, मसूर का और अरहर, अरहर की जो दालें होती हैं, ये जो दालें हैं वो ठीक है। चने की दाल भी कुछ हद तक ठीक, ज्यादा नहीं। मूंग मसूर ज्यादा सब जगह श्रेष्ठ है। हर मौसम में भारी दालों की चर्चा करो तो सबसे पचने में हल्की दाल माने तो मूंग की दाल, ये आसान से पच जाती है। और उसके बाद फिर मसूर की दाल, फिर उससे भारी अरहर की दाल, फिर उससे चने की दाल और पचने में भारी हो जाएगी, फिर सबसे ज्यादा उड़द की दाल पचने में भारी। तो जो भी पचने में ज्यादा भारी होगा वो क्या करेगा, पेट में गैस बना देगा। तो ऐसे पचने, जब पेट में गैस या ऐसी कोई समस्या हो, या हमारी स्थिति नहीं हो उसको झेलने की, बाकी सब तो खा रहे हैं और हमको ही वो हजम नहीं हो रहा है, तो हम थोड़ा हल्का कर लें अपने खाने को। दवा इलाज नहीं होता, इससे पहले उसका समाधान खुद से तलाश करना पड़ेगा, कि जो दूसरे को सूट कर रही है वो चीजें हमारे को सूट नहीं कर रही हैं, तो उसको परहेज करना श्रेष्ठ है। तो मूंग की दाल का एक और उपयोग हो सकता है कि हम मूंग की दाल को 16 गुना पानी में उबालें, जितना लिया है उसमें 16 गुना पानी, और उसको पानी को छान करके पिएंगे, तो ये आपका इन्फेक्शन कहीं भी होगा बॉडी में निकालने में सहयोग करेगा। और कोई दाल ये सारा काम नहीं कर सकती, केवल मूंग की दाल ही, छिलके वाली हो तो अच्छी।
उसके बाद में मसूर और अरहर की बारी आती है, लेकिन ये सब वो काम नहीं कर सकती जो मूंग की दाल कर सकती। इस समय मूली का प्रयोग है, घिया का प्रयोग। हाँ, मूली का प्रयोग जब भी आप करेंगे तो अन्न के साथ में किया, किसी भी अन्न के साथ में, तो वो पेट में गैस बना देगा। जैसे कुछ लोग मूली के पराठे बना देते हैं, तो ये क्या होता है, अन्न के साथ जैसे भी मिक्स करोगे तो पेट में गंदी गंदी जो गैसें निकलती है ना, पड़ोसी परेशान हो जाता है, पता पड़ा कि मूली खा के आया है। अकेली मूली खाओगे तो नहीं ऐसी गैस निकलेगी, लेकिन अन्न के साथ जैसे ही मिक्स कर दोगे तो फिर वो पड़ोसी परेशान करने वाली गैस निकलेगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। और क्या क्या ले सकते हैं, घिया, तोरई, इस टाइप की चीजें, गाजर। गाजर बहुत बढ़िया, बथुआ, चौलाई, परवल, सरसों, मेथी, पालक, धनिया, इस टाइप की चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। अदरक का सेवन हितकारी है, ज्यादा मात्रा में लेंगे तो ये डिटॉक्स करने में भी आपको फायदा करेगा। वमन, हाँ, अपन पंचकर्मा में क्या करना चाहिए इसमें, इस मौसम में वमन, वमन का मतलब उल्टी करना, वॉमिटिंग करना। ठीक है, तो वॉमिटिंग करना, कुछ पानी को अंदर भरना और फिर मुंह में अ, उंगली डाल करके उस पानी को वापस बाहर निकाल देना। उस पानी में कुछ अ, औषध बनाने के लिए उसको, पानी को 1.5 लीटर 2 लीटर ऐसा लिया और उसमें लेने के बाद में थोड़ा सा नींबू डाल दिया, स्वाद के अनुसार आपको पता लग जाएगा, तो और उसमें हल्का सा नमक, सेंधा नमक का प्रयोग करते हुए, और उस पानी को बैठकर पीना है, खड़े होकर नहीं। तो बैठकर पीना है, और बैठने के बाद में उसको उंगली डाल करके आप बाहर नहीं डाल सकते हैं। तो आपके अंदर जमा इस समय डिटॉक्स करने का एक अच्छा साधन है। कोई कफ जमा है गले में तो वो भी बाहर निकल जाएगा, पित्त जमा है, एसिडिटी, बाहर एसिड हो रहा है, बॉडी में बढ़ रहा है, और कोई स्किन से जुड़ी हुई बीमारियां हैं तो उसमें भी ये लाभकारी परिणाम देगा। ऐसा वमन करना यानी उल्टी करना इस समय ठीक है, जल नेति करना भी ठीक है। और क्या नस से कर सकते हैं, नस से का मतलब होता है नाक में कोई भी चिकना ऑयल डालना अपनी प्रकृति के अनुसार। वात पित्त का आपको मैं सिखा चुका, कौन सी प्रकृति का व्यक्ति क्या होता है, अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार हर तेल, जितने भी किचन में आपको तेल दिखते हैं ये सब तासीर में गर्म है, केवल केवल नारियल के तेल को छोड़ करके। ठीक है, तो यदि आपको गर्मी ज्यादा लगती है, आपको गर्मी से तकलीफ है, तो नारियल का तेल यूज करें। और नहीं तो आपको ये सर्दी ज्यादा लगती है, सर्दी में ज्यादा जोड़ों में दर्द सताता है, ऐसा कुछ होता है, तो आप गर्म तेलों का प्रयोग कर सकते हैं, सरसों का तेल ले सकते हैं। नाक के अंदर ज्यादा जुकाम हो गया है तो सरसों का तेल 1 चम्मच, उसमें 1 चुटकी सेंधा नमक, उसको थोड़ा सा पका लिया, ठंडा कर लिया, और नाक में 3-4 बूंदे राइट और लेफ्ट डाला, नाक पूरी साफ हो जाएगी 10 मिनट के अंदर। और जो पतला नाक से, पीनस के रूप में जो नाक से पतला पानी निकलता है ना, उसके लिए भी ये सर्वश्रेष्ठ उपाय है, जिसको पीनस बोलते हैं, नाक से पतला पानी का बाहर आना, उससे बेस्ट तरीका ये, राइट। तो ऐसा कुछ कर सकते हैं, कुंजल कर सकते हैं, नस्य कर सकते हैं, ये सारी क्रियाएं कर सकते हैं, वमन और जल नेति कर सकते हैं इस मौसम में। परिश्रम थोड़ा सा करना अच्छा है, इसमें ज्यादा परिश्रम रहेगा तो शरीर में क्या होगा, जैसे ही अपन परिश्रम करते हैं तो शरीर से पसीना या कुछ डिटॉक्स होना शुरू हो जाता है बॉडी का, जो गंदे पदार्थ हैं बॉडी से वो निकलना शुरू हो जाएंगे, ब्लड का सर्कुलेशन तेज हो जाएगा। व्यायाम, अर्ध शक्ति व्यायाम करना, जब भी करना अर्ध शक्ति व्यायाम। अर्ध शक्ति का मतलब, जैसे आपकी शक्ति 1 रुपया है, एक आकलन मान लें, तो 98 यानी 50 पैसा, 50 पैसा उसकी, यानी जितनी क्षमता है हमारी उससे आधा व्यायाम करना, और आधी ऊर्जा को हमारे शरीर के कार्यों में लगाना। आप पूरी ऊर्जा खत्म कर जाओगे तो कैसे काम चलेगा आगे फिर, क्योंकि खाने को भी पचाना है। फिर कहोगे एसिडिटी होती है, फिर ये होता है, फिर ये बीमारी आ रही है, वो बीमारी आ रही है, क्योंकि खाना पचाने के लिए आपने शक्ति छोड़ी नहीं शरीर में, उसको खर्च कर दी ऊर्जा को, राइट। तो खाने पीने के लिए भी कुछ बचा के रखना है और आगे का
व्यायाम की प्रक्रिया अर्ध शक्ति व्यायाम आयुर्वेद में बताया हुआ है। उबटन कर सकते हैं, आंखों में अंजन का प्रयोग कर सकते हैं। अंजन क्या होता था पहले नॉर्थ इंडिया में? दादी नानी क्या होती थी, अंजन बनाने के लिए क्या करती थी, एक कटोरी में हमारी दादी बनाया करती थी हमारे लिए अंजन। सरसों का तेल लेते थे, सरसों का तेल को डालते, उसमें एक बाती डाल देते थे, बाती का दिया जलाते थे और चम्मच को उल्टा उसके ऊपर, उस बाती के ऊपर रखते थे। जिससे क्या होता था, बाती की जो रोशनी में ऊपर उठती है हमेशा, लो लो जब ऊपर उठती है तो उसमें जो उसका जो धुआं है वो उसमें जमने लग जाता है। किसमें? चम्मच में या चमचे में, जिस किसी बर्तन में आप बनाना चाहते हैं। ये जो है इसमें इसको आंखों में अंजन के रूप में ऐसे लगाते हैं तो ये बैक्टीरिया ऐसी चीजों से बचा रहता है, क्योंकि वो अंजन जो है आंखों की एक तरह की दवा है। तो आंखों में जो चिपचिपापन आता है ना वो खत्म हो जाएगा इस समय जो होता है। कुछ लोग डायबिटीज होते हैं, उनको भी ये परेशानी आती है, तो वो चीज के लिए उनको लाभ करेगा। और कोई इस मौसम की जो बीमारियां आ सकती है उसमें बचाव होगा। शरीर पर चंदन का लेप कर सकते हैं, अगर का, अगर कपूर, ये जो पूजा में हम लोग काम में लेते हैं, ये अगर का आदि का लेप लाभदायी है। ठीक है। चर्चा करते हैं हम ग्रीष्म ऋतु की। अब गर्मी के दिन आ गए ऐसा आप मान के चलिए। ग्रीष्म ऋतु में क्या करना, क्या खाना, क्या छोड़ देना। अब ये महीना रहता है हिंदी महीने के हिसाब से ज्येष्ठ और आषाढ़, और अंग्रेजी महीने माने तो मई जून। ये 2 महीना मई जून में खतरनाक वाली गर्मी पड़ती है, हम सबको पता है। तो संभावित रोग क्या क्या हो सकता है इसमें? जब भी सूर्य तेज होगा, तो सूर्य तेज होगा तो आपकी चमड़ी को सुखाने लगेगा, कालापन देना लगेगा। तो क्या होगा उसमें, जो इंसुलेशन बोलते हैं ना, जैसे अपन एक किसी बाल्टी को बाहर रख दो 3 महीना, नई नई बाल्टी को रखो, उसको दबा के देखोगे तो बाल्टी फ्लेक्सिबल है, दब जाती है। लेकिन अभी 3 महीना उसको धूप में रख देंगे और फिर उसको छाया में लाने के बाद में, अब जैसे ही उसको बाल्टी को दबाएंगे तो क्या होगा, बाल्टी चटक जाती है, टूट जाती है। क्यों? क्योंकि सूर्य की रोशनी ने उसका इंसुलेशन खत्म कर दिया। ठीक इसी प्रकार ये सूर्य जैसे जैसे बली होगा तो इस सृष्टि के अंदर हर चीज में वो इंसुलेशन या वो ग्रीस या बॉडी के अंदर जो जितना स्थिति थी, क्षमता थी, उसको, उसका जो सत्य है उसको हटाने लगेगा, खत्म करने लगेगा। तो ये कमजोरी हमको देखने मिलेगी। तो उससे क्या, उसके एक परिणाम स्वरूप हमें रूखापन देखने को मिलेगा, स्किन में रूखापन, स्किन का फटना, होठों का फटना, या पसीने का चिपचिपापन ऐसा, या कमजोरी। आप धूप में से आते हैं, लू लगना, धूप में से आते हैं तो आपको कमजोरी फील होती है, बिल्कुल होती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं हम, हल्का सा मीठा और खट्टा और नमकीन तीनों चीजें ले लेते हैं। क्या क्या? पानी लेते हैं, उसमें नींबू डाल देते हैं, नींबू में थोड़ा सा मीठा डाल दिया, और फिर उसमें हल्का सा नमक डाल के उसको पीते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हम काम करते हैं। तो उससे जलन, प्यास, लू लगना, खसरा, हैजा, चेचक, इस टाइप की जो है बीमारियां, दस्त, बुखार, नक्सीर, जलन, प्यास, पीलिया, यकृत के विकार है ना, लीवर के विकार जो है आदि, इससे में ज्यादा परेशान करते हैं। पथ्य पथ्य देखें तो आहार विहार कैसा, हल्के मीठे चिकनाई वाले पदार्थ और ठंडे पदार्थ, चावल, जौ, मूंग, मसूर, दूध, शरबत, दही की लस्सी इस समय अच्छी रहती है, आपको पता ही है। तो ये सारा जो है इसके अंदर पूरा पीडीएफ में बताया हुआ। आपको फलों का रस लेना है, सत्तू लेना है, छाछ लेनी है, संतरा, अनार, नींबू, खरबूजा, तरबूज, शहतूत, गन्ना, नारियल पानी, जलजीरा, प्याज, कच्चा आम यानी कैरी जिसको बोलते हैं हम, आदि का प्रयोग इस समय हितकर है। सूर्योदय से पहले उठना, उषा पान करना इस समय ज्यादा अच्छा, श्रेष्ठ माना है। उषा पान क्या कहते हैं? उषा पान उसे कहते हैं जब हम सुबह सुबह उठते हैं और उठने के बाद जो पानी का जल ग्रहण करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि तांबे के बर्तन में पानी रख के सोते हैं और सुबह उठ के उसका जल पान करते हैं, तांबे के पानी का।
कुछ लोग मिट्टी के घड़े का प्रयोग करते हैं, कुछ लोग कैसे, जो भी अपना अपना सुविधाएं देखते हैं। तो होली से दिवाली तक, होली से दिवाली तक माने तो होली से लेके दिवाली तक इस समय क्या करना, मिट्टी के घड़े का प्रयोग करना पानी पीने के लिए। और दिवाली से होली तक का जो समय है, तांबे के बर्तन का पानी पीना श्रेष्ठ है। उससे अपने आयरन की वृद्धि होगी, खून की कमी नहीं होगी, ये सब होता रहेगा ठीक से। सुबह टहलना अच्छा है, घास के ऊपर और टहलना ज्यादा अच्छा है। किसी भी प्रकार की बीमारी में घास पर टहलना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। 2 बार स्नान करना, 3 बार स्नान करना, 1 बार, ये आप लोग तय करिए। क्योंकि क्योंकि जैसी अपनी रिक्वायरमेंट है वैसी हम कर सकते हैं। ठंडी जगह पर रहना ठीक है, धूप में निकलने से बचना ठीक है। पानी सिर को ढक करके रखना, ये अच्छा है। पानी थोड़ा थोड़ा पीते रहना, लेकिन बार बार पीते रहना। एक साथ पानी नहीं पीना चाहिए, किडनी के लोड पड़ता है। और बैठ के पानी पीना चाहिए, खड़े होके पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। और लार के साथ मिक्स करके पानी पिया तो बहुत अच्छा। सुगंधित द्रव्यों का प्रयोग करना, इस समय ग्लूकोस, ये ग्लूकोस भी ग्रहण करते हैं लोग। तो सुगंधित द्रव्य नहीं, गुलकंद का बना हुआ शरबत पीना, ये अच्छा है, सुगंधित द्रव्य है, अच्छा है। दिन में इस समय सोना अच्छा है। सर्दी के दिन में सोने से गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन दिन में इस समय सोना अच्छा है। कब? मई और जून में। गर्मी के दिन है तो आप दिन में थोड़ा सो सकते हैं। चर्चा करते हैं वर्षा ऋतु की। वर्षा ऋतु कब कब आती है, तो समय देखे तो सावन का महीना, ये श्रावण भादव, ये 2 महीने खासकर इसके माने जाते हैं। तो जुलाई अगस्त इंग्लिश का माने तो। संभावित रोग क्या हो सकते हैं इसमें भी? भूख कम लगना, जोड़ों में दर्द होना, गठिया सूजन, इस तरह के लोग वाले, जिनको गठिया वठिया हो चुका है, उनके लिए ये मौसम बड़ा खराब गुजरता है, अच्छा नहीं होता। खुजली होती है, फोड़े फुंसी होते हैं, दांत पीड़े, पेट में कीड़े भी बढ़ जाते हैं। और नेत्र भीषण, इसको क्या बोलेंगे, आंख के अंदर आंख का आना, ये आता है ना, आई फ्लू जिसको बोलते हैं, ये इस समय आता है। तो आई फ्लू का मौसम ये होता है वर्षा ऋतु का। श्रावण भाद्र, ये जुलाई अगस्त का सीजन होता है। ये सीजनल बीमारियों में चीजें हैं। टाइफाइड है, टाइफाइड भी इस समय आता है, मलेरिया भी आता है, दस्त भी आता है, आदि रोगों की होने की संभावना रहती है। पथ्य अपथ्य देखते हैं तो अम्ल यानी खट्टा, लवण यानी नमकीन, स्नेह युक्त चिकनाई युक्त भोजन करना श्रेष्ठ है। धान्य में पुराने चावल, जो गेहूं, ठीक है। मांस रस का प्रयोग, घी और दूध का प्रयोग। छाछ में बनाई गई बाजरा, वो प्रयोग कर सकते हैं। राजस्थान में उसको बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं, बाजरे को, क्योंकि बाजरा तासीर में गर्म होता है, छाछ में उसको मिला करके वो बनाते हैं। तो मक्की की राबड़ी भी राजस्थान में बड़ी प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में ही गर्मी ज्यादा होती है, तो इस तरह की चीजों का प्रयोग वहां होता है, तो ये चीज कर सकते हैं। कद्दू का, बैगन का, परवल, केला, लौकी, तुरई, अदरक, जीरा, मेथी, लहसुन का प्रयोग सेवन का इस समय ठीक है। संशोधित जल का प्रयोग करना चाहिए। कुआं, तालाब और नदी जल का प्रयोग बिना शुद्ध किए नहीं करना चाहिए। अब ये तो सारी समस्याएं खत्म हो गई आजकल तो। सरकारी नल आता है, खरीद के पीते, तो वो तो कुछ है नहीं। पानी को उबाल कर उपयोग में लेना श्रेष्ठ है, ये ज्यादा चीज अच्छी है। यदि टैप वाटर यानी गवर्नमेंट का, म्यूनिसिपैलिटी का पानी आ रहा है आपके पास, तो उसको क्या करना, थोड़ी सी फिटकरी घुमा दो, उसका जो गंदगी है वो फाड़ देगा। फाड़ करके वो पानी के ऊपर तैरने लग जाएगी गंदगी, और नीचे सारा कचरा बैठ जाएगा, मिट्टी विट्टी होगा जो। बीच का पानी जो है वो आप यूज कर सकते हैं, और फिर उसको उबाल लेंगे तो कीड़े मकोड़ों से भी सुरक्षा मिल जाएगी। ऐसा पानी आपके पेट में कीड़े होंगे तो उनको भी मार देगा, क्योंकि उसमें फिटकरी आ गया है। फिटकरी एंटीबैक्टीरियल भी है। भीगने से बचना चाहिए समय, अश्विन और कार्तिक, इसका जो नेक्स्ट ऋतु जो आएगी वर्षा के बाद,
यानी पांचवी ऋतु की हम चर्चा करते हैं। ये अश्विन महीना और कार्तिक महीना रहता है। कार्तिक स्नान भी किए जाते हैं इसमें, तो सितंबर और अक्टूबर का महीना रहता है। संभावित रोगों की बात करें तो आयुर्वेद के मत के अनुसार इसमें शरद काल में पित्त, क्योंकि पित्त बढ़ने लगता है इस समय, आपने देखा होगा कईयों को उल्टियां होने लगती, कुछ खाया तो उल्टी, भारीपन शरीर में लगता है, और उल्टी के साथ में बाकी सब चीजें, स्किन में हल्की हल्की खारिश भी देखने को मिलती है। तो सितंबर अक्टूबर का कार्तिक, इसलिए इसे पित्त बढ़ने के कारण कार्तिक स्नान बताया गया है ना। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह कार्तिक स्नान बताया गया। ये कार्तिक स्नान पूरा, ये सारी वैज्ञानिक पद्धतियां हैं आपकी। कार्तिक स्नान इसलिए बताया गया भाई, पित्त बढ़ जाता तो वहां पानी में रहने से सुबह नदी में स्नान करने जाते हैं हम लोग, तो पित्त का प्रकोप जो है थोड़ा कम होता है। जो शरीर में अग्नि का प्रधान कारक भी है, और अतः ज्वर, रक्त विकार, दाह, सर्दी यानी उल्टी, कै जो आती है ना, सिर दर्द, चक्कर आना, ठीक है, ये सब लगना, रक्त एवं कफ विकार होना, प्याज, प्यास ज्यादा लगना, कब्ज होना, प्यास लगी, कब्ज होगी तो ऑटोमेटिकली आपको प्यास ज्यादा लगेगी, आफरा आना, अपच होना, इंडाइजेशन, जुकाम, अरुचि आदि रोगों की इसमें संभावना बनती है। इस ऋतु में विशेष रूप से पित्त प्रकृति वाले व्यक्तियों को अधिक कष्ट होता है। कौन सी ऋतु में? शरद ऋतु ये पित्त का बढ़ना पाया जाता है। ठीक है, तो इस समय थोड़े से प्रयोग भी अपन कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं इसके लिए? हल्का भोजन करें, पत्ते आहार, पेट साफ करना बेहतर रहेगा, मधुर और शीतल, कड़वा, नीम, करेला आदि, चावल, जौ, ठीक है, का सेवन करना श्रेष्ठ है। करेला, करेला भी खाया हुआ, ये सब कड़वे में आ जाते हैं, तो भी हल्की होती है, आपने देखा होगा, मेथी होगी, मूली, शिमला, अंगूर, टमाटर आदि, ये इसमें आदि भी है, सूखे मेवे, नारियल का प्रयोग श्रेष्ठ है। इलायची, मुनक्का, गूदा, छिलके वाली दाल के साथ गुनगुने पानी के साथ नींबू, इतना कम मात्रा में इतना ही ज्यादा देंगे तो दिक्कत कर सकता है, तो नींबू के विशेष नींबू। चलिए आगे बढ़ाते हैं इसी बात को। तो
पेट साफ रखना तो हर ऋतु में बहुत जरूरी है ना। तो मधुर और शीतल यानी तिक्त कड़वा ये तो सब अपन जान चुके। और त्रिफला का चूर्ण तो वैसे 12 महीना शेष है, लेकिन इस पर मैं अलग से एक सलाह दे लूंगा कि 12 महीने में कब कब कैसे कैसे इसका प्रयोग करना चाहिए, कब्तवात के अकॉर्डिंग। बाकी आपको पता है कि कफ क्या सलाह की जा सकता है, कैसे शहद के साथ बीमारियों पे काम करेगा, मतलब कि और वात की बीमारियों को ठीक करना है तो ये इसको गर्म पानी में या गर्म दूध के साथ में या किसी भी चिकनाई के साथ में गर्म के साथ में लेना। ठीक है। सिर्फ वाली दाल मसाले गुनगुने तो ऋतु में वही मार्च पोष का महीना आ जाता है। और नवंबर दिसंबर संभावित रोग क्या इसमें होता है, वात बढ़ने लगता है, वात जो है वो बढ़ने लगेंगे। वात से जैसे लकवा, जैसे कि दमा, पाँव जुकाम आदि होना, ये सब वात के रोग। मैंने बताया था आपको, नाक से पतला पानी बहना ये वात का जुकाम। उसके बाद में कफ का मामला बैठेगा, वात शुरू होगा, क्योंकि कफ और क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप सभी? जी भैया। हाँ जी, क्योंकि अभी फिर मेरी आवाज उड़ गई थी। सर रिकॉर्डिंग चल रही है। तो इस समय वात की वृद्धि ज्यादा होती है, तो वात से संबंधित बीमारियां होना शुरू हो जाती है। तो वात को कम करने वाली ही आपको औषधियों का प्रयोग करना है, और खाने पीने का भी ध्यान रखना है। तो ये आपके सामने ये सारी चीजें, कुंजल करना आदि ये सब कॉमन भी है। शरीर का संशोधन करना यानी सफाई रखना अच्छी बात। स्निग्ध यानी चिकने पदार्थ, मधुर, गुरु यानी भारी लवण युक्त भोजन ना करें इस समय, क्योंकि वात वृद्धि हो जाएगी तो और ज्यादा दिक्कत कर सकती है। घी, तेल और उष्ण, मोगर, गोंद, मेथी, लड्डू, च्यवनप्राश और नए चावल, मांस आदि का सेवन हितकारी इस मौसम में बताया हुआ है। इसलिए नवंबर दिसंबर में हम लोग नई चीजों का उपयोग करते हैं। तो ये तो अपनी हो गई ऋतु की चर्चा पूरी लगभग। उसी का कुछ हद तक ये ऋतुचर्या का हाथ से लिखा हुआ भी आपको पूरा मिलेगा चार्ट। इससे आप पूरा निष्कर्ष समझ सकते हैं कब कब कौन कौन से काल, विभाग, वर्णन, है ना, कालों का आयन, ये सारा मैंने आपको डिटेल इसमें दिया हुआ है। विसर्ग काल, दक्षिण काल, और ये सारा आपका रिपीटिशन इससे आपको हो जाएगा। एक सिंपल नोट्स, कौन कौन सी ऋतु का किस किस समय
कौन कौन सा महीना आता है ये डिटेल जानने को मिल सकता है। और कौन सी ऋतु में, जैसे ये अपना प्रकोप काल क्या है देख रहे हैं अपन, तो शिशिर ऋतु, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, इसमें जो पहले क्या होगा, सभी का इकट्ठा होने का शुरू होगा। मतलब कोई भी चीज होती है, मैंने कहा था ना, प्रकोप तभी हो सकता है जब कोई चीज इकट्ठी होगी, जब तो, है ना। तो जैसे कफ इकट्ठा हुआ तो कफ का प्रकोप कब होगा, बसंत ऋतु में। और शमन कब होगा कफ का, कफ का शमन होगा कौन सी ऋतु में, इसकी अगली वाली यानी ग्रीष्म ऋतु में। ऐसे ही ये पूरा चार्ट है, आप पढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा। सारी चीजें मैं पहले इस पर बता चुका हूँ, सारी डिटेल कर चुका। इन केस यदि फिर भी आपके लिए कोई प्रश्न रहता है तो उसके लिए मैं, आप जवाब ले सकते हैं। समय भी लगभग हो चुका है या नेटवर्क की भी प्रॉब्लम है। तो आपका कोई सवाल है तो आप ले लीजिए, अन्यथा फिर अपन समापन की ओर बढ़ते हैं। ये दोष और संचय और प्रकोप काल पूरा ये चार्ट आपके सामने है। कौन कौन से, जैसे कफ पित्त वात, वात पित्त कफ, इनमें से कब संचय होगा, कब प्रकोप होगा और कब शमन होगा, ये पूरा चार्ट आपके पास। अब इनसे बचने का तरीका भी आपको सारी चीजें क्लियर है। ऋतुचर्या का ये चैप्टर लगभग लगभग अब क्लियर होता है। अब हम आगे की ओर नए उसकी चर्चा करें, नए विषय की ओर बढ़ें। ऋतुचर्या के बाद में दिनचर्या पर चलना श्रेष्ठ है, तो वो अपन ले लेंगे, या जो भी अन्य कोई टॉपिक। आपके पास चार्ट पूरा दिया हुआ है, इसको आप जैसे जैसे फॉलो करते जाएंगे जीवन में खुशहाली आती चली जाएगी। इसमें अलग अलग तरीके से चार्ट बना करके दिखाए हुए हैं। तो आज की क्लास के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ, आज के लिए समापन करते हैं। और धन्यवाद कि आपने को समझ ठीक है प्रयास डॉक्टर किया। साहब। हाँ, प्रणाम सभी प्रणाम। को प्रणाम, नमस्कार, नमस्कार। आज्ञा।